हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। देखिएगा पहला सवाल, आरोही क्रम में 7, 11, 12, उसके बाद x माइनस वाई, फिर x प्लस वाई, फिर 20, 21 और 29 में आंकड़ों की जो माध्यिका है वो 16 है। तो x का मान यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। माध्यिका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, औसत नहीं बोल सकते। और औसत में आपको इतना पता होगा कि जितने भी प्रेक्षण होते हैं उन प्रेक्षणों के योग को जब उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है तब जाके हमको क्या मिलता है, औसत मिलता है। अब यहाँ पर मैं सवाल को ऐसे बनाना चाहता हूँ, ध्यान समझने मेरी बात को। मैंने कहा कि भाई ये 29, 21 का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 29 और 21 को जोड़ने पर 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, है ना। और ये होगा 12, 11 और 7, 30 हो जाएगा। तो बताओ 70 और 30 कितना हो गया दोस्तों, 100 हो जाएगा। मानते हो आप? यदि मैं ये कहा कि भाई टोटल आपके पास औसत या माध्यिका 16 है और टोटल कितने प्रेक्षण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बताओ 16 में 8 का गुणा कर दिया जाए तो भाई मैं कह सकता हूँ कि इन सभी प्रेक्षण का योग मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा 16 अट्ठे कितना होता है, तो आप कहोगे भाई 128 हो जाता है। क्लियर है? फिर हमने देखे कि भाई 6 जो प्रेक्षण है, इन 6 प्रेक्षण का योग कितना मिला था हमको, हमने कहे 100 मिला था। क्लियर है? मैं चाहता हूं कि आप 128 में 100 घटाओ तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे फिर तो 28 बचेगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, मुझे x का मान निकालना है। यदि मैं इन दोनों प्रेक्षण को आपस में जोड़ देता हूं तो आप देख पाओगे कि ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x और x कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे भाई x और x को जोड़ने पर 2x के बराबर होगा दोस्तों। तो भाई 2x किसके बराबर हो गए, 28 के बराबर। तो यहाँ पर x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने कहा फिर तो 14 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, यदि दो बेलनों की त्रिज्या 2 और 3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 5 और 3 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात कितना है बोला गया है। अब आपको आयतन का अनुपात पूछ दिया गया है और मैंने कहा कि भाई आपके पास यदि 2 बेलन है तो 2 बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है। अनुपात दूसरे बेलन के लिए भी हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच के रूप में। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई पाई से पाई तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब हमारे पास पहले बेलन की जो त्रिज्या वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या भाई कि 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, क्लियर है, इनटू हाइट कितना है, तो आप देख पा रहे हो हाइट 5 है तो हमने लिख दिया 5। अनुपात की बात है, अनुपात लगा देते हैं। फिर आपको दिया गया है कि भाई दूसरे बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 3, तो 3 का स्क्वायर, है ना, इनटू आपके पास हाइट कितना है, तो 3। अब आप देख पाओगे कि 2 का वर्ग होता है 4, गुणा 5 कर देते हैं। अनुपात उसी प्रकार 3 का वर्ग हो जाता है 9 और गुणा हम कर देते हैं 3। तो आप देख पाओगे 4 पंचे 20, अनुपात आपके पास कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। यही इन दोनों बेलन के आयतन का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यदि बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप एक चीज़ बताओ कि जो भी घन होते हैं ना, इस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, तो आप कहोगे भाई फिर तो आपके पास यही हो जाएगा √3a के बराबर होता है। क्लियर है? और इसका मान दिया कितना है, तो भाई विकर्ण दे रखा है यहाँ पर 10√3 दे रखा है। क्लियर है? यहाँ से मैं एक चीज़ काट सकता हूँ, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा का मान कितना मिल गया, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक 10 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमको पूछा गया घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताओ घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम कहेंगे कि भाई ये आपके पास 6, a का मान कितना होता है, तो a का मान 10 है और a का स्क्वायर किया गया है, मतलब 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 100। बताओ आपको यदि 6 का गुणा 100 के साथ करना होगा तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 600। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है
और परिमाप उसके क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर है। अब जब भी इस टाइप के जब सवाल आते हैं तो आपको टाइम पास नहीं करना है, कुल मिलाकर आप कैसे सवाल बनाए कि सवाल बहुत आसानी से बनने। तो हमको इतना पता है कि भाई हमको क्या निकालना है। यहाँ पर ये बोला गया कि लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर क्या है अधिक है ना, लंबाई जो है 5 मीटर अधिक है किससे, चौड़ाई से। तो मैंने ये कहा कि भाई परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है ना भाई। यदि मैं मान लो इसको आधा कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, केवल लंबाई से चौड़ाई का योग मिल जाएगा कि नहीं। अब आप देखोगे ध्यान से 60 मीटर को, तो 60 मीटर एक ऐसी माप है कि भाई 60 का आधा करने पर कितना होता है 30, और 30 को आप बिना दशमलव में 5 के अंतर में नहीं तोड़ सकते। तो ये आपके पास ऑप्शन यहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 45 का आधा खुद 27.5 होता है, तो 5 का अंतर आएगा कहाँ, यहाँ भी आपके पास गलत हो गया। यदि मैं बात करूँ 40, तो 40 का आधा होता है 20 को भी आप बिना दशमलव के 5 के अंतर में नहीं तोड़ सकते, तो ये भी आपके पास गलत हो गया। तो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहे भाई 50। ध्यान समझना मेरी बात, मैंने कहा 50 का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे 25, और ये जो 25 होगा ना ये लंबाई और चौड़ाई का योग होगा दोस्तों, क्लियर है। अब इसको मैं क्या 5 के डिफरेंट में तोड़ सकता हूँ, तो आप कहोगे बेसिक 15, और हम इसको तोड़ सकते हैं 10 में, होगा। इनकी 15 और 10 में 5 का अंतर है। यदि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए 15 और 10 का, तो कितना होता है 150, और ये जो 150 है ना 50 का क्या है 3 गुना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल, दी गई आकृति में ए बी और एस और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु है। यदि ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या का माप आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बच्चा ये बता सकता है कि ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर बना हुआ कोण कितनी डिग्री का होगा, तो भाई सिंपल सी बात है 90 डिग्री का कोण होगा। और एक वृत्त के अंदर 90 डिग्री का कोण तभी बन सकता है जब एक त्रिभुज वृत्त में अर्ध पर है ना किस पे बना हो, उसके व्यास पर बना हो, है ना। यदि किसी त्रिभुज को हम एक सर्कल के व्यास में बनाएंगे तभी वो समकोण का बनता है। इसका मतलब ये जो है ये व्यास है। क्लियर, हमको क्या निकालना है, त्रिज्या। आप ध्यान समझना कि एक भुजा जो दिया गया है 3 सेंटीमीटर का दिया है, ये वाली भुजा दे रखा है 4 सेंटीमीटर। आप नहीं देख पा रहे हो कि 3 4 का ट्रिपलेट कितना होता है 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर जो होगा ना ये उसकी व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा भाई। तो बताओ 5 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, तो हम कहेंगे 5/2। ऑप्शन में दिया होगा यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पर यदि ए बी और ए सी, ए बी अपान ए सी इक्वल बी डी अपान डी सी, तो एंगल ए बी सी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान समझना मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप एक चीज़ नोट करोगे कि ए बी अपान आपके पास है ए सी इक्वल बी डी अपान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई डी सी हो जाएगा। क्लियर है। ये तभी पॉसिबल है ये वाला थ्योरम। मैंने कहा कि जितना इसके माप होगा ना, जितना आपके पास ए बी का माप है उतना ही माप आपके पास बी डी का हो गया, और जितना माप आपके पास ए सी का है उतना ही माप आपके पास किसका हो गया, डी सी का है। इसका मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे को क्या करता है, एंगल बाइसेक्ट करता है। क्लियर है। ये 28 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी कितने डिग्री का होगा, 28 डिग्री का होगा। बताओ 28 28 56 हो गया, 56 और 60 116। पूरा ट्राइंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि कोण बना हुआ कोण जो होगा ये 64 डिग्री का होगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा 64 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री, इसी प्रकार साइन 180 डिग्री, फिर साइन बढ़ते हुए कहाँ तक है, साइन 196 डिग्री तक है, का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये वाला डाटा आपके लिए बेकार है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको एक चीज़ पता होगा कि भाई मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है ना ये जो साइन है, साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है दोस्तों, 0 के बराबर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इसकी वैल्यू 0 है तो 0 में किसी भी यहाँ पर अंक के साथ गुणा कर दिया जाए उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यदि x इक्वल दिया गया है √3 प्लस √2, तो x² प्लस 1/x² का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। अब ध्यान समझना मेरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे मिल गया कि x बराबर कितना मिल गया, तो मैंने कहा √3
प्लस अंडर रूट क्या मिल गया है, 2 मिल गया है। यदि मैं x को उल्टा करके लिख दूंगा तो क्या मैं इसको 1/x लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल। और जब साइन अंक को उल्टा करके लिखा जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, जहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है वहाँ पर माइनस का चिन्ह करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्लस की जगह मैं माइनस लिख दिया, माइनस का अंडर रूट 2। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप कहोगे x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x इक्वल अंडर रूट 2 प्लस है और अंडर रूट 2 माइनस आपस में कट जाएंगे, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, तो भाई स्क्वायर वाला टर्म निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर। और स्क्वायर वाले टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाता है, 2। यहाँ पर a की वैल्यू मिला कितना है दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई 2 अंडर रूट 3 मिला है ना। यदि a की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 है तो यहाँ पर आप देखकर बता पाओगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई 2 अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होगा, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का कितना लिख देंगे, 2। तो आप देख पाओगे कि 2 का वर्ग होता है 4, अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा और माइनस का 2, तो 4 या 12 में 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 114 गुना है बोला गया है। ठीक है। यदि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 2300 है और एक संख्या 380 है, तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। अब एक चीज़ बताओ भाई, यहाँ पर मुझे मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं ये कहूँ कि भाई लघुत्तम समापवर्तक जो है आपके पास एलसीएम और बात कर रहे हैं एचसीएफ की। क्लियर है। एचसीएफ 1 है तब जाके आपके पास एलसीएम 114 है। क्लियर है। तब तो 114 गुना होगा। और इन दोनों का योग कितने के बराबर दे दिया है, यहाँ पर 2300 के बराबर दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। मैंने कहा 114 और 1 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 115 और 115 का मान कितना दे रखा है, तो हमने कहा 2300 दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 115 कम 115, 115 दूनी इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 का मान मिल गया हमको, 20 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या पर फाइंड आउट कर लेना है। अब मैंने ये कहा कि आपको एक चीज़ पता होगा यहाँ पर कि भाई दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल पहली संख्या इंटू क्या होता है आपके पास दूसरी संख्या होता है, यही तो होता है। एलसीएम कितना दे रखा है, तो भाई 114 है और 1 का मान यदि 20 है तो 114 का 20 गुना इतना हो जाएगा। एचसीएफ 1 है तो 1 में 20 का गुणा करने पर 20 ही हो जाएगा। पहली संख्या 380 है तो हमको दूसरी संख्या क्या करना है, फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से देखना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप ये कर लो कि भाई यदि हम 20 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो ये 19 बार में कट जाएगा। 19 कम 19 और ये 19 सत्ते 7 बार में कटता है और 7 और 20 का गुणा करने पर कितना मिल जाएगा, 140 है ना। और यही होगी आपके पास दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है, तो संख्याओं का ज्ञात करना है आपको अलग अलग। यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको समझ आएगा कि भाई 32 और 23 का योग किसके बराबर होगा, 45 के बराबर। उसी प्रकार 30 और 15 को जोड़ने पर भी कितना होता है दोस्तों, 45 होता है। 25 20 को जोड़ने पर 45, 31 15 को जोड़ने पर तो 46 हो जाता है। तो ये ऑलरेडी यहीं पर क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं अंतर की। तो अंतर में आप देख पाओगे कि भाई 32 और 19 में अंतर करने पर कितने का अंतर आता है, 32 और 13 में अंतर करने पर तो आप देख पाओगे 29 का अंतर। 30 और 15 में अंतर करने पर भाई 15 का अंतर। फिर बात करते हैं 25 और 20 में अंतर करने पर आपके पास 5 का अंतर। तो आपको तो अंतर दिया कितना है, 19 का। यहाँ पर 19 का अंतर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। देखना दोस्तों ध्यान से इस सवाल को कैसे बनाना है। मैंने कहा कि जो ट्रेन है एक तो खुद की लंबाई को पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी और साथ में 600 मीटर लंबे पुल को भी पार करेगी। और इसने में उसको समय कितना लगता है, तो हम देखें भाई 80 सेकेंड का समय लग जाता है। क्लियर है। दूसरा केस बात करें कि भाई ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है और जब 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है तब जाके समय के लिए कितना लग जाता है, तो आपको दिया गया यहाँ पर 40 सेकंड का
समय लग जाता है। यदि मैं ध्यान से देखूं और सभी पदों को घटा दूं तो आप देख पाओगे कि भाई है ना, ट्रेन की लंबाई से ट्रेन की लंबाई कट जाएगा, 600 में 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 400, बराबर 80 में 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 40 सेकेंड। मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ आ गया कि भाई मैं 40 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय कर सकता हूँ। आया समझ में? 40 सेकंड में जब मैं 400 मीटर की दूरी तय कर सकता हूं तो मुझे तो टोटल 80 सेकंड चल लेना है। तो 80 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करूंगा? तो मैंने कहा 80 सेकंड में टोटल मैं दूरी तय कर लूँगा। यहाँ पर 80 सेकंड में दूरी तय करूँगा भाई मैं 800 मीटर की। कितने मीटर की दूरी तय करूँगा भाई? 800 मीटर की। तो बताओ 80 सेकंड में हम टोटल दूरी कितना तय करेंगे? तो आप कहोगे 800 मीटर की दूरी तय तो करेंगे, जिसमें से ट्रेन की खुद की लंबाई 600 मीटर है, पुल की लंबाई 600 मीटर है, तो बाकी जो लंबाई होगी ये किसकी होगी? तो मैंने कहा ये तो रेल की होगी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक ट्रेन में यात्रा करने वाला एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। यदि खंभों की दूरी 50 मीटर है तो ट्रेन किस चाल से यात्रा करती है? एक चीज़ बताओ भाई मुझे कि हम क्या एक पोल के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते? नहीं, एक पोल से डिस्टेंस का निर्धारण नहीं होता। डिस्टेंस का निर्धारण होता है 2 पोलों से। जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास 2 पेड़ है तो 2 पेड़ों के बीच एक डिस्टेंस बनता है ये वाला, 3 पेड़ों के बीच 2 डिस्टेंस बनता है, 4 पेड़ों के बीच आपके पास 3 डिस्टेंस बनता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखे होंगे कि जितने पोल होंगे उससे एक कम डिस्टेंस की संख्या बनेगा। मानते हो आप इस चीज़ को? यहाँ पर टोटल कितने पोल दिखाई दे रहा है? 21। तो डिस्टेंस की संख्या एक कम बनाएगा, मतलब 20 बनेगा भाई, 20 डिस्टेंस बनेगा। और प्रत्येक डिस्टेंस में कितने मीटर है? तो हमने कहा 50 मीटर है। तो टोटल दूरी कितने के बराबर होगा? तो मैंने कहा 1000 मीटर की दूरी है। एक्चुअल में टोटल दूरी कितनी है? 1000 मीटर की है। क्या मैं 1000 मीटर को 1 किलोमीटर नहीं लिख सकता? तो आप कहोगे 1000 मीटर को मैं लिख दिया 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लगता कितना समय है? तो मैंने कहा 1 मिनट का समय लगता है। बताओ 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट का समय लगता है, तो दोस्तों 1 घंटा में आपके पास 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो मैंने कहा 60 किलोमीटर, और यही उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी कितनी? 60 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विमाओं के 8 पाइप से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एक चीज़ बताओ भाई, मैंने कहा आपको उसी टंकी को भरना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको उसी टंकी को भरना है। बताओ यदि पाइप की संख्या कम होगी तो सिंपल सी बात है वो टंकी को भरने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन यदि मैं पाइपों की संख्या बढ़ा दूंगा तो उसी टंकी को भरने में आपको कम समय लगेगा। मानते हो आप इस चीज़ को? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले 5 पाइप, कितने पाइप थे? 5 पाइप। बाद में हमारे पास कितने पाइप हो गए? 8 पाइप हो गए। ठीक है ना भाई? यही हो ना भाई? इसको ऐसे लिख देता हूँ हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये आपके पास पाइप, और पाइप के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? लगने वाले समय। तो मैंने कहा समय, यही उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। शुरू में 5 पाइप, बाद में कितने पाइप लग गए आपके पास? 8 पाइप लग गए। क्लियर है? मैंने कहा कि पाइप की संख्याओं का उल्टा क्या होता है? तो भाई पाइप की संख्याओं का उल्टा होता है समय। जब पहले 5 पाइप थे तो 8 भाग समय लगता था, अब 8 पाइप हो गए तो 5 भाग समय लगेगा। क्लियर है? अब बताओ 8 का मान कितने मिनट लगता था? पहले 80 मिनट लगता था। 8 का मान 80 है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 5 का मान कितना हो जाएगा? 50 मिनट। और यही आपका क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? देखिएगा अगला सवाल। 6 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक और संख्या शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का माध्य 20 होगा। तो इसमें सम्मिलित संख्या क्या है ना? यहाँ पर दिया गया है, पहले 6 संख्या थे और 6 संख्याओं का माध्य कितना था? 18 था। यदि एक संख्या और शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का माध्य क्या होगा? हम इसको एलिगेशन से बना लेते हैं कि पहले भाई 6 संख्या थे, बाद में एक संख्या शामिल किया गया। क्लियर है? पहले इन 6 संख्याओं का माध्य कितना था दोस्तों? 18 था। जब एक संख्या और शामिल हुआ तो माध्य कितना हो गया? तो हमने कहा भाई 20 हो गया। फिर तो
कितना हो गया 20 हो गया। हमको पता है कि जो अनुपात ऊपर में बनता है वही अनुपात आपके कहाँ पर बनने चाहिए, नीचे में बनने चाहिए। क्लियर है। मैंने क्या कहा कि 18 और 20 में अंतर करने पर कितने का अंतर होगा, आप कहोगे 2 को। ध्यान से देखना, 1 का मान 2 हो रहा है तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि 6 का मान कितना होगा। भाई 1 का दुगना 2 है तो 6 का दुगना कितना हो जाएगा, मैंने कहा 12 हो जाएगा। क्लियर है। एलिगेशन तब लगता है दोस्तों जब बीच वाले से एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। 20 से 18 छोटा है, मतलब यहाँ पर जो डाटा आएगा ना ये 20 से बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा तो 12 बड़ा होगा। तो 20 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भाई 32। तो जो जोड़ी गई जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी 32 जो है ये बाद में जोड़ा गया है। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात है ना, दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 होने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए, ये पूछा गया है। चलो ठीक है ना। हमारे पास यदि हम देखें शुरू में, यदि मैं बात करूं कि भाई प्रारंभ में बात करता हूं मैं मिल्क, ठीक है, मिल्क और वाटर की बात करूं, वाटर। क्लियर है। तो पहले आपके पास टोटल 120 लीटर क्या थे, आपके पास दूध और पानी के मिश्रण थे, जिसमें दूध 2 भाग और 1 भाग क्या था, आपके पास पानी था। क्लियर है। अब 2 भाग था तो हमने यहाँ पर एक चीज़ नोट कर ली कि भाई आपके पास ध्यान समझना टोटल 120 लीटर है। मैं यदि 2 और 1 को जोड़कर भाग दे दूँ 3 से तो आप कहोगे 40 आ जाएगा भाई, है ना। तो एक का है आपके पास 40 और दूसरा कितना है 80, मतलब मैं समझ गया कि मिल्क 80 लीटर होगा और आपके पास जो वाटर है ये 40 लीटर होगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया। आगे ना भाई 2 भाग आपके पास क्या है, दूध है और 1 भाग पानी है। 80 120 लीटर को मैं बांट दिया तो कितना कितना मिला, 40 लीटर और 80 लीटर। क्लियर है। अब ये बोला गया है दूध और पानी का अनुपात 1:2 होने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। भाई आप एक चीज़ बताओ, मिल्क तो नहीं मिला रहे हो ना, मिल्क नहीं मिला रहे हो और आपको अनुपात चाहिए भी कितना, 1:2 का अनुपात चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि भाई ये 1 अनुपात इसको कितना कर दूँ, 2 कर दूँ, चलेगा। आप देख पाओगे कि भाई 1 का मान 80 है, इसका मतलब 2 का मान कितना होना चाहिए, 1 का मान 80 मतलब 2 का मान 160 लीटर होना चाहिए। क्या आपको भी जी होना चाहिए भाई। 1 का मान 80 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 160 लीटर। अब बताओ पहले तो 40 लीटर पानी था, हमने कुछ पानी मिलाए तो कितना हो गया, ये 160 हो गया। तो कितना पानी मिलाया गया, तो भाई 40 और 160 में अंतर करने पर कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा 120 लीटर आ जाएगा। तो बाद में मिलाए गए पानी की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 120 लीटर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9 और 10 के अनुपात में है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, आपको क्या करना है बताना है। अब आयु एक ऐसे संबंधित डाटा होता है जिसमें सभी व्यक्तियों का सेम रूप से बढ़ता है और सेम रूप से घटता है। यदि हम वर्तमान उम्र से पहले जाएं तो घटेगा और वर्तमान उम्र से आगे बढ़ें तो बढ़ता है, लेकिन सेम बढ़ता है। यदि आपके लिए 1 साल बढ़ेगा तो मेरे लिए भी 1 साल बढ़ेगा, आगे पीछे नहीं होता भाई। तो मैंने कहा कि भाई प्रारंभ में आपके पास शिव कुमार और दिलीप कुमार कि आयु का अनुपात कितना था, तो हम कहेंगे भाई 9:10 था। क्लियर है। बाद में 11 साल बाद यह अनुपात कितना हो गया, तो मैंने कहा फिर तो 10:11 हो गया। आप एक चीज़ देख पाओगे कि समान बढ़ेगा, 9 और 10 में 1 बढ़ा, 10 से 11 होने के लिए 1 बढ़ा, मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर है, मैंने कहा 11 साल के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 11 साल के बराबर। जब 1 की वैल्यू 11 साल के बराबर है तो आप एक चीज़ बताइएगा, 9 की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 9 11 99 साल के बराबर। और 10 की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 11 10 110 साल के बराबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 99 साल और 110 साल। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए चाहिए ताकि यह 3 और 4 के अनुपात में हो जाए। देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाते हैं। हमको यदि दिए गए हैं कि भाई पहले अनुपात कितना था, मैंने कहा 7:11 था। कुछ जोड़े तो अनुपात कितना हो गया, तो मैंने कहा 3:4 हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रियोग गुणा कर देते इस प्रकार से। ठीक है। आप देख पाओगे कि ये हो गया 11 3 33 और ये हो जाएगा आपके पास 7 6 28
बताइएगा कि 28 और 33 में अंतर कितने का है, तो मैंने कहा 5 का अंतर है। तो कितना जोड़ना चाहिए, तो मैंने कहा 5 जोड़ा जाए, तो अब अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 4 के बराबर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 साल में बढ़कर 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि होती तो राशि बढ़कर हो जाएगी बोला गया है। सिंपल सी बात है भाई, मैंने ये कहा कि 800 रुपये आपके पास मूलधन था, कितना रुपये था, 800 रुपये था मूलधन। ध्यान समझना, ये 800 रुपये बढ़कर कितना हो गया, तो हमने कहे 920 रुपये हो गया। कितना हो गया, 920 रुपये हो गया। कितने साल में, 3 साल में हुआ है, 3 साल में हुआ ना भाई। अब मैंने कहा कि यदि भाई मान लो कि रेट को हम 4% बढ़ाए होते, है ना, मान लो 4% को बढ़ा देते हैं, रेट 4% से बढ़ जाता तो 1 साल में 4% बढ़ता, तो बताओ 3 साल में कितना बढ़ जाता। तो मैंने कहा 4 या 12% बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बढ़ता भाई, है ना भाई। 800 का 1% 8 होता है, हमको तो निकालना 12% है। तो बताओ 800 का मतलब 8 1% है और निकालना मुझे 12% है। तो बताइएगा 12 ठे कितना होता है, मतलब 96, मतलब जो ब्याज है वो 96 रुपये बढ़कर और आता। तो बताइएगा 920 में 96 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आप कहोगे कि भाई फिर तो 1000 आपके पास कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो जो नया आपके पास जो ब्याज आएगा वो कितने के बराबर होगा, मूलधन कितना हो जाएगा, 1016। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। आया समझ में। देखिएगा अगला सवाल, रमेश एक वस्तु के इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदता है और इसे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हम क्या चाहते हैं कि हमारे लिए हर एक वस्तु 100% है, कोई भी डाटा हमारे लिए कम ज़्यादा नहीं। मैंने कहा कि भाई वास्तविक में उसका मूल्य 100% रहा होगा। हमने क्या किए, वास्तविक मूल्य से कितने में कम में खरीदे, 15%। भाई 100 में खरीदते लेकिन हमने खरीद लिए 15 में, मतलब कितने में, 85% पर। फिर मैंने बात किया कि इसको वास्तविक मूल्य से 10% अधिक में बेच दिए। वास्तविक मूल्य 100 था, मैंने 10% बढ़ाकर बेच दिया, मतलब 110 में। दोस्तों मेरा तरीका ये है कि लास्ट के एक एक अंक को क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है इस प्रकार से, और गुणा कर देना है। गुणा करिए, 11 5 55 की 5, हाथ के 5, 11 88, 88 और 5 कितना होता है। तो आप कहोगे भाई 88 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 93 हो जाएगा क्या, है ना। यदि रमेश एक वस्तु के इसके वास्तविक मूल्य से 15 कम मूल्य पर खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, लाभ ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पर क्या करा, दोनों कंडीशन में लाभ ही हो रहा है, एक तो खरीद भी रहा है। तो 15% कम मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बढ़ाकर लिख देंगे 115%, और अधिक बेचता है मतलब 110%। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, एक एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। अब आपस में गुणा कर दिए तो 11 5 55 की 5, है ना, हाथ का ही हमारे पास 2, 11 कम 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा, तो 11 और 2 13 की 3, हाथ का ही आपके पास 1, 11 कम 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। तो कितना आ गया, 123। रमेश एक वस्तु की इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ, अच्छा गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पर उस टाइप से नहीं बनेगा। ध्यान समझने, इसको हम कैसे बना रहे हैं भाई, वास्तविक मूल्य से कितने में खरीदता है, 15% कम मूल्य पर खरीदता है। ध्यान समझने मेरी बात, मैं चाहता हूँ कि जो रमेश है ना 100 के सामान को खरीदता कितना है, तो सीपी की बात चल रहा है, सीपी मिल गया उसको 85 का। क्लियर है। और बेचता कितना है, मतलब एसपी कितना है, तो एसपी की यदि हम बात करें तो एसपी हो गया भाई 10% लाभ के साथ बेचेगा, मतलब 110 पर बेचेगा। क्लियर है दोस्तों। अब आए समझिए, अब हम देखें कि भाई 85 में खरीदे और 110 में बेच दिए, तो यहाँ पर उसको फ़ायदा कितने का हो गया, तो मैंने कहा यहाँ पर तो 25 का फ़ायदा हो गया। किस पर, 85 पर। बताइएगा निकाल कर क्या होगा, है ना। ऑप्शन में, क्वेश्चन में कमेंट करके लिखना है, कमेंट करके बताइए कि आंसर आपका क्या होगा, क्या होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, लास्ट सवाल है आज हमारा, जो इम्पॉर्टेंट जो क्लास है उसका। अब हम देखेंगे, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, जब 360 रुपये में ही बेच दिया उसने और उसको कितने का लॉस हो गया, तो मैंने कहा 10% का। भाई 10% का लॉस हुआ, मतलब 100 के सामान को एक्चुअल में बेचा कितने में है, 90% पर बेचेगा। और 90% की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 360 रुपये के बराबर। क्लियर है।
हमको कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, 30% का लाभ चाहिए। मतलब मैं 100 के सामान को 130% पर बेचना चाहूँगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा। देखो 9 चौके कितना होता है, 4 का गुना कर दिया गया, तो यहाँ पर भी हम कितने का गुना कर देंगे भाई, 4 का गुना कर देंगे। बताओ 13 चौक कितना होता है, 52। मतलब उस वस्तु को कितने पर बेचें कि हमको 30% का लाभ हो जाए। तो मैंने कहा भाई 520 रुपये में बेचना पड़ेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा आज का क्लास। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।